Hello, girls. How are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members. And here we are again in front of one another. So, how are you all? And how was the time of 2 weeks? I hope so that you have you had a great time with your examinations. आपने पढ़ा होगा इतने दिन हम लोगों ने जो मेहनत की, आपने जो मेहनत की वो फ्रूटफुल रही होगी। आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपने अच्छे से एग्ज़ामिनेशंस दिए होंगे, तैयारी की होगी अच्छे से, और आपको सारे आंसर्स सारे सब्जेक्ट्स के आए होंगे। जहाँ पर नहीं आया होगा वहाँ पर आपको आपकी कमी पता चली होगी कि कहाँ पे अभी थोड़ा सा लूप रह गया है, थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी बाकी है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ने एक लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम विद एग्ज़ामिनेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ना। तो हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने अधिकतर बच्चों ने, जितने भी मोस्टली बच्चों ने एग्ज़ामिनेशंस में पार्टिसिपेट किया होगा और आपको उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी किसी भी सब्जेक्ट के। और अगर किसी सब्जेक्ट के आई होगी तो आपने अपने कंसल्टेंट टीचर से कंसल्ट किया होगा, या मतलब उनको अपनी प्रॉब्लम बताई होगी। आप सबकी लिंक ओपन हुई होंगी और आप सब ने अपने आंसर्स समय से सबमिट किए होंगे। सो होप फॉर द गुड रिजल्ट्स। ओके, जहाँ तक हिंदी के क्वेश्चंस की या हिंदी के क्वेश्चन पेपर की बात है, कुछ ही बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हमारा लिंक ओपन नहीं हो रहा है या नेट की प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको गाइड कर दिया था। तो आई होप सो कि उन्होंने भी क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिया था। एक बच्चे ने बस केवल मुझे बोला था कि उसका नेट चला गया एंड वक्त पे, तो उसने स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया था और मैंने भी उसे ऑफिस में सबमिट कर दिया था विद मार्क्स जो बच्चे को मिले। तो आपको कोई भी परेशान होने की, चिंता करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, और कमिंग वीक्स में आपको आपके रिपोर्ट कार्ड्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पढ़ा, अब चूँकि अब फिर हम लोगों को अभी फ़िलहाल 30th तक ऑनलाइन क्लासेस ही लेने हैं आपके, अभी जब तक न्यू ऑर्डर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ जाता है। तो अभी तो वीडियोस आपके इस मंथ हम लोग बनाएंगे भी और आपको भेजेंगे भी। तो उसके रिगार्डिंग चलिए कुछ बात करते हैं। पहले तो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब तक जो आपका फर्स्ट हाफ ईयरली हुआ, इसमें आपको, मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मैम कैसे पढ़ें या क्या बाकी रह गया है या कुछ, क्योंकि वो पूरा आपने सॉलिड मैंने आपको पढ़ा दिया था और सॉलिड आपको नोट्स भेजे थे, आपको प्रिपेयर करने को कहा था, और आपने उसके रिगार्डिंग कोई जो भी आपकी क्वेरीज़ थी वो मोस्टली बच्चों ने पूछ ली थी, और उसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। तो मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक के सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्शन के बच्चे को, चाहे वो 12th आर्ट्स हो, 12 B1 हो, 12 B2 हो या 12 कॉमर्स हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर भी अच्छा किया होगा। आई होप सो। क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड पेपर था और उसमें कुछ मैंने 11th से भी क्वेश्चंस लिए थे जो कि आपके ग्रामर से रिलेटेड थे या इतिहास से रिलेटेड थे, जान कर लिए थे कि आप उनको भी रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नया पढ़ने लगते हैं तो पुराना भूल जाते हैं, और फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके पास जब उनके मेन सब्जेक्ट्स का बर्डन होता है तो उनको लगता है कि अब हम हिंदी और इंग्लिश को कैसे टाइम दें। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको फ्रूटफुली इस पढ़ाई का रिज़ल्ट मिले, इसलिए भी मैंने जान के ऐसा किया था। तो आपको ये मैंने बताया भी था पहले ही भी। तो अगर आपको कहीं पर भी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमिंग वीक्स में मुझसे या क्वेश्चन आवर में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेज से पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। अभी इसमें मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि अब जो आपका सिलेबस रिमेनिंग रहता है उसमें जो आपका ये चैप्टर है प्रोज में, अशोक के फूल, वो एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है और काफ़ी लंबा चैप्टर है। मेरे ख्याल से उसको पढ़ने के लिए आपको 4-5 वीक्स चाहिए होते हैं, तो वो एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो उसको हम लोग क्लास में भी बेटा बाद में लेते हैं,
ठीक है। तो जब बाद में पहले वो चैप्टर पहले आपके कोर्स में नहीं था, नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है, सारे सेक्शंस के बच्चे सुन लीजिए, वो 2-3 साल से नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है और हम लोग उसे हाफ ईयरली के बाद ही पढ़ाते हैं, एक्चुअली प्री बोर्ड के लिए उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि एक तो वो काफ़ी कठिन चैप्टर है, कठिन इन द सेंस कि थोड़ा सा हाई फाई चैप्टर है, मतलब इस एज लेवल पे और इंटरमीडिएट के लिए उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, अशोक के फूल को थोड़ा सा बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का वो चैप्टर है और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा है वो बहुत ही परिमार्जित, परिष्कृत और बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, वो जल्दी समझ में नहीं आती है, तो वो टाइम टेकिंग चैप्टर है। ठीक है, तो वो चैप्टर मैं आपका लूँगी ज़रूर, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि क्या पता कमिंग वीक्स में आपके कमिंग मंथ्स में आपके स्कूल अगर खुल जाए तो मुझे लगता है फेस टू फेस वो चैप्टर आपको समझने में ज़्यादा ईजी होगा। तो अभी वो चैप्टर मैं छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़ाऊँगी नहीं, ठीक है, पढ़ाऊँगी, बिल्कुल पढ़ाऊँगी। अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस ही चले तो 1-2 चैप्टर्स जो आपके प्रोज में अब बचते हैं सारे सेक्शंस के, वो चैप्टर्स लेके और एक आध पोएम का चैप्टर लेके मैं उसको ऑनलाइन ही आपको पढ़ा दूँगी। बट अगर ऐसा मौका हमें ईश्वर की दया से मिलता है कि हम उसे आमने सामने पढ़ा सके तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि भाषा उसकी काफ़ी कठिन है। आप खुद भी एक बार पढ़ के देखिएगा, एक रीडिंग लगाइएगा कभी शाम वाम के समय, जैसे मैंने आपको कहानी पढ़ने के लिए कहा था, तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि वो काफ़ी कठिन चैप्टर है, चूँकि कठिन है और उसकी भाषा भी कठिन है और थोड़ा सा बड़ी चीज़ें, बड़ी बातें उसमें फिलोसफिकल भी कही गई हैं। अशोक के फूल, जो अशोक का पेड़ आपने देखा होगा, उसके बारे में तो थोड़ा सा वो लिटिल बिट बोरिंग भी हो जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, तो अब उसको सामने आमने पढ़ना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, इसलिए अभी हम उस चैप्टर को छोड़ेंगे। फिर से बता रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का क्लास है तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने ज़रूरी हैं। अब आइए आप बाकी प्रोसेस के चैप्टर में, तो बाकी प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उसमें बीच में 2 चैप्टर्स आते हैं जो कि केवल आर्ट साइड के बच्चों को पढ़ना है, जो केवल 12th A के बच्चों को पढ़ने हैं। उसका मैं अलग से वीडियो बना के 12th A वाले बच्चों को भेजूंगी, तो 12th A वाले बच्चे उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो, उसका मैं अलग से वीडियो बना के भेजूंगी। अभी हम जो आपका चैप्टर लेंगे वो अब आपके 2 चैप्टर्स बच रहे हैं। एक है उसमें भाषा और आधुनिकता, प्रोज का एक चैप्टर आपका है भाषा और आधुनिकता, और एक APJ अबुल कलाम जी का चैप्टर है तेजस्वी मन के संपादित अंश। ठीक है, तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये सारे बच्चों को पढ़ने हैं। किसको पढ़ने हैं? ये सारे बच्चों को पढ़ने हैं। तो पहले हम प्रोज में आपके यही चैप्टर्स लेंगे जिससे कि सबको वीडियोस हम भेज सकें, और फिर फ्राइडे से, अभी तो एकदम से आपको नहीं भेजेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि मैम ने बिल्कुल भी आराम नहीं करने दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अभी आप रिलैक्स कीजिए। अभी मैं आपको आज केवल वीडियोस ही भेजूंगी जिससे आप देखें और चैप्टर को पढ़ें, लेकिन फ्राइडे से हम ग्रामर पे वापस आएंगे वीडियोस के साथ, आपका ग्रामर पोर्शन भी आपको भेजेंगे ताकि आपके साइमल्टेनियसली नोट्स बनते रहें ग्रामर के और आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली ग्रामर तो आप देखिए सारा 11th में पढ़ चुके हैं, आपको पहले से भी पता है कि आप 11th में सारा ग्रामर सारे सेक्शंस के बच्चे पढ़ चुके हैं, जिसमें B2 और कॉमर्स तो मैंने ही लिया था तो मुझे पता है, और B1 और आर्ट्स के बच्चों ने भी पढ़ ही लिया होगा, तो मुझे एक तरह से उसको केवल रिवाइज ही कराना है, आपको और ज़्यादा एक्सरसाइजेज उसमें करानी है, तो वो मैं आपको भेज रही हूँ ताकि आप उसको कॉपी में लिखते रहें। क्योंकि अब जैसे जो ख़ास तौर से जो B1 B2 और कॉमर्स के बच्चों को पढ़ना है, जैसे शब्दों में सूक्ष्म अंतर हुआ या अनेकार्थी शब्द हुआ या वाक्यांश के लिए शब्द हुआ, है ना, तो ये आपको मैंने भेजे थे इसके नोट्स, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, इसमें आपको केवल रटना ही है, लर्न करना। यू हैव टू लर्न और यू हैव टू नो मोर एंड मोर वर्ड्स अबाउट the language, about the Hindi language. For the Hindi language you have to know more and more words, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हैं। अब आपको जो मैं भेजूँगी वो मुहावरों का अर्थ लिखना, उसका वाक्य बनाना और वाक्यों को शुद्ध करना, इस तरह के नोट्स भेजूँगी। और इसी तरह से अभी आपका एक चैप्टर के मैंने आर्ट्स वाले बच्चों को क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे हैं, वो मुझे याद है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया था तो मैंने वो क्वेश्चन आंसर स्किप कर दिए थे उस समय, लेकिन मुझे याद है, तो फ्राइडे को मैं उनको
वही भेजूँगी। जो भी आपका भेजना है मुझे B1 B2 और कॉमर्स के बच्चों को ग्रामर, और उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों को क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से आर्ट्स वाले बच्चों को भी ग्रामर का नोट्स भेजूँगी, जिसको कि आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सब मैंने आपको इसीलिए पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया, ताकि फिर बाद में हम लोग जब एक बार पढ़ाई शुरू करें तो वो आप सबको क्लियर हो और वो उसका कंटिन्यूएशन हम लोगों का ना टूटे। ठीक है, तो आज बेटा जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता एक अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। एज इट इज़, एज वी नो, इसमें कोई कहानी या कोई बहुत फिलोसफिकल बात नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बताई गई है कि और जो कि जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता है, भाषा और आधुनिकता, कि भाषा क्या होती है और आधुनिकता क्या होती है, और इन दोनों का आपसी संबंध क्या है, ये इस चैप्टर में आपको बताया गया। अगर हम एक सेंटेंस में इस चैप्टर को आपको डिस्क्राइब करना चाहें तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि जो भाषा और आधुनिकता है वो क्या है, अलग अलग भाषा क्या है और आधुनिकता क्या है, और इन दोनों का पारस्परिक संबंध क्या है। तो देखिए, वैसे तो इस चैप्टर में कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप ये नहीं सोचेगा कि ये चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पिछले सालों के बोर्ड के पेपर देखेंगे तो कई बार ये चैप्टर आपसे पूछा गया है। और बच्चे इस चैप्टर के साथ ना एक गलती करते हैं। जब हम लोग स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो बच्चे इस चैप्टर को, स्कूल में तो हमारे सामने आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसके नोट्स नहीं लिखेंगे या आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो चाहेगा कि आप लिखें। आप खुद भी चाहते हैं कि क्लास में आप किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, और आप जो भी मैम पढ़ा रही हैं, मैम लोग पढ़ा रही हैं, उसको आप लिख लें, मैम या सर लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप करते क्या हैं कि एग्जामिनेशन के लिए आप इस चैप्टर को नहीं तैयार करते हैं, और इसका फिर आपको इसकी फिर वही होती है कि इसकी सज़ा कह लीजिए, या मतलब इस चैप्टर को फिर आप जब बोर्ड में आता है तो आप नहीं कर पाते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कई सालों के एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रही हूँ कि कई सालों बच्चों ने ये चीज़ कही है कि मैम अगर मतलब इस चैप्टर का सिंपल पैराग्राफ आया था और दूसरा चैप्टर ज़्यादा कठिन आ गया था, तो अगर हमने इस चैप्टर को पढ़ा होता तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए अशोक के फूल, अभी मैंने आपको बताया कि एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है, उसकी व्याख्या लिखने में भी आपको परेशानी होती है, उसको समझने में आपको परेशानी होती है। तो अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका भाषा और आधुनिकता और अशोक के फूल दोनों चैप्टर्स आते हैं, हाँ, और आपको चॉइस रहती, तो मैं प्रेफर करूँगी, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप भाषा और आधुनिकता लिखिए, क्योंकि एक तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर अगर आप पढ़ लिए हैं तो इसमें आपके लिए लिखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि क्या भाषा की महत्ता है, क्या आधुनिकता है, ये वेल नोन वर्ड्स हैं आपके लिए। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग उसे कैसे पढ़ना है उसको बताने के लिए तो हम आपके पास ही हैं। तो लेकिन जब आप अशोक के फूल में व्याख्या करने चलते हैं तो अशोक के फूल में आप वही व्याख्या कर पाते हैं जो कि आपको बुक में लिखी गई है, क्योंकि वो एक पौराणिक कथाओं पर और पौराणिक बातों पर आधारित चैप्टर है ना। तो अगर कई बार जब बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन से चैप्टर्स को हम तैयार करें, तो चूँकि अशोक के फूल टफ चैप्टर है तो और नया इंक्लूड हुआ है, तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप अशोक के फूल मत पढ़िए, है ना, क्योंकि अगर नहीं पढ़ना होता तो फिर हम लोग आपको पढ़ाते ही क्यों। बोर्ड में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और बोर्ड है उसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता बोर्ड में दोनों पैराग्राफ्स अशोक के फूल से ही अगर मान लीजिए आ गया 1%, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए हम बच्चों से कहते हैं कि अशोक के फूल में अपना पेन अपने हाथ में रखिए और उसको जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं शब्दों को बहुत संभाल के व्याख्या लिखते रहिए। लेकिन हाँ, अगर अशोक के फूल और ये चैप्टर आता है तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए, या इस चैप्टर तो आपको दोनों तैयार करने होंगे, बट इस चैप्टर की व्याख्या आप लिखिए, क्योंकि ये चैप्टर सरल है और इसके क्वेश्चंस भी जो आप तो CBSE पैटर्न से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि एक पैराग्राफ दिया गया, फिर उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो 5 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, उन 5 क्वेश्चंस में आप व्याख्या के पोर्शन के लिए भाषा और आधुनिकता तैयार कीजिए। और हाँ, जहाँ तक जीवनी की बात है, बट ऑब्वियस है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर तैयार कीजिए। बोर्ड के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पहले से ही आपको बोर्ड के लिए बता रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि मैंने जब आपको
फर्स्ट चैप्टर ही शुरू किया था, तो मैंने तभी आपसे कहा था कि मैं किसी भी चैप्टर में कोई भी लूप नहीं छोड़ूंगी, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी अपनी तरफ से, और आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है मुझे, क्योंकि ये हाफ ईयरली 1, हाफ ईयरली 2 MCQ टाइप क्वेश्चंस, और अभी देखिए हाफ ईयरली 2 होगा तो क्या उसका प्रारूप होगा, या प्री बोर्ड होगा, या दो प्री बोर्ड हुए थे लास्ट टाइम, है ना, तो और फिर बोर्ड होगा। तो लेकिन इस बार तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। गॉड्स ग्रेस ही होगा कि हम लोग हाफ ईयरली सेकेंड एग्ज़ामिनेशन आमने सामने रूबरू आप दे सकें, तो बहुत बड़ी भगवान की मेहरबानी होगी मेरे ऊपर और आपके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आप खुद भी जागरूक बच्चे हैं, तो पता नहीं अभी आने वाले वीक्स में कितना स्कूल खुल पाएंगे और कितना नहीं खुल पाएंगे, आई डोंट नो, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम तो होंगे। और आपने भी बीच में पढ़ा होगा कि बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस का बोर्ड ने एक मोटा मोटा कैलेंडर भेज दिया है कि मार्च और अप्रैल में बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस होंगे, है ना। तो मार्च और अप्रैल में आपको बोर्ड का एग्ज़ाम तैयार करना होगा। उसकी मार्च ही आप समझ के चलिए, तो आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि आप आउटगोइंग बच्चे हैं और इसके अलावा आपको बाकी कॉम्पिटिशन्स भी फाइट करने होंगे। सो आई विल से कि डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर एंड देयर एंड लाइक दैट कि नहीं होगा बोर्ड का एग्ज़ाम। कुछ बच्चों से बीच में बात हुई थी अपने पड़ोस के या पहचान के जो बच्चे होते हैं, जैसे उनमें से कुछ बच्चों ने 10th वालों ने कहा या 12th वालों ने भी कहा, अपने स्कूल के नहीं दूसरे स्कूल के बच्चों ने कहा पास पड़ोस के, कि इस बार तो आंटी एग्ज़ाम नहीं होगा या मैम एग्ज़ाम नहीं होगा या दीदी भाभी एग्ज़ाम नहीं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन नहीं होता तो बोर्ड रिड्यूस सिलेबस नहीं भेजता। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी, जब रिड्यूस सिलेबस की आपको PD भेजी थी मैंने और वीडियो भेजा था, मैंने तभी आपको बोला था कि अगर बोर्ड का ये इरादा होता कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा तो बिल्कुल भी बोर्ड रिड्यूस सिलेबस नहीं भेजता। वो इतना पेन क्यों लेता, वो सीधे से 0 सेशन कर देता और वो एग्ज़ाम नहीं लेता। और बोर्ड तो आप छोड़िए, जब अभी वो तब तक तो शायद भगवान चाहेंगे तो, ईश्वर चाहेगा तो टचवुड सारी चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। आप अभी देखिए कि इसके जी मेंस और नीट के एग्ज़ामिनेशंस का कितना विरोध हुआ, लेकिन बच्चों का भविष्य खतरे में ना पड़े इसलिए गवर्नमेंट ने वो एग्ज़ाम्स कराए, NTA ने, मतलब गवर्नमेंट क्या NTA ने वो एग्ज़ाम कराए। तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। और हम सब लोग भी आपकी इसी तरह से तैयारी करवा रहे हैं कि अगर कि आपका कहीं से कोई पढ़ाई में लूप ना हो, चाहे वो बोर्ड के क्लासेस हों या नॉन बोर्ड क्लासेस हों, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें एक आपसे मोटी बात हो गई, बहुत दिन हो गए थे और सारी चीज़ें भी आपको समझ में आए और आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर दिस भाषा और आधुनिकता। तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा लेखक के बारे में बताते हैं, तो इसमें भी आपको बताएंगे, इसमें प्रोफेसर G. सुंदर रेड्डी का लिखा हुआ चैप्टर है। ये किसका? प्रोफेसर G. सुंदर रेड्डी, इनका लिखा हुआ चैप्टर है। और ये एक बहुत श्रेष्ठ विचारक, समालोचक हुए हैं और उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में ये जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। और इनका जो व्यक्तित्व है या जो इनका कृतित्व है, जिस हिसाब से ये रचनाएं करते हैं, वो बहुत अधिक बेटा प्रभावशाली है। और ये जैसा कि आपको नाम से लगेगा कि प्रोफेसर G. सुंदर रेड्डी हैं, तो वैसे तो वो अहिंदी प्रदेश के निवासी हैं, मतलब उस प्रदेश के ये निवासी हैं जहाँ पर कि हिंदी नहीं बोली जाती है, लेकिन फिर भी ये बिना किसी रुकावट के हिंदी के सेवा में ये रत हैं तब से। और जो हिंदी क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जो साउथ इंडिया का क्षेत्र है, उसमें जो इनका योगदान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और इनका जो जन्म था वो 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919 में हुआ था, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में हुआ। इनकी जो शिक्षा थी वो भी संस्कृत और तेलुगु में हुई। और उच्च शिक्षा जो थी ये इनकी हिंदी में इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। पहले तो जो
प्रारंभिक शिक्षा होती है वो इन्होंने तमिल और तेलुगु संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा और नॉट तमिल एंड तेलुगु, संस्कृत भाषा और तेलुगु में ली। लेकिन जो बाद की इनकी शिक्षा थी वो इन्होंने हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। और काफ़ी समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय जो आंध्रा यूनिवर्सिटी है उसमें ये हिंदी विभाग के जो हिंदी डिपार्टमेंट था वहाँ पर, उसमें ये बहुत समय तक उसके अध्यक्ष रहे। और इनके एक श्रेष्ठ विचारक के रूप में, एक सजग आलोचक के रूप में, एक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, एक बिना किसी पक्षपात के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑफिसर के रूप में इनका व्यक्तित्व जो है वो लोगों के बीच में जाना जाता है। और हिंदी के बहुत प्रकांड पंडित माने जाते हैं ये। इन्होंने जो आंध्र विश्वविद्यालय था या आंध्रा यूनिवर्सिटी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, इसमें इन्होंने जो एमए वगैरह के जो पोस्ट ग्रेजुएट के क्लासेस थे और जो रिसर्च था, आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें आपको स्नातकोत्तर वर्ड मिलेगा, स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग। तो स्नातकोत्तर मतलब स्नातक मतलब बीए या बीएससी है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसे आप स्नातक की डिग्री कहते हैं। और परा स्नातक मतलब क्या होता है, एमए या एमएससी की डिग्री, जो आप स्नातक के पर मतलब होता है बाद में, तो उसके बाद जो आप लेते हैं। या स्नातकोत्तर, तो स्नातकोत्तर का भी जो संधि विच्छेद होता है वो स्नातक धन उत्तर, तो उत्तर मतलब क्या होता है, उत्तर मतलब होता है बाद में, उत्तर मतलब बाद में। तो स्नातक शिक्षा के बाद लेने का मतलब क्या हुआ, स्नातक शिक्षा के बाद लेने का मतलब हुआ कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें, और जो अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, विभाग मतलब डिपार्टमेंट है ना। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में बता दे रही हूँ क्योंकि ये शब्द थोड़े से कठिन है, हो सकता है कुछ बच्चों को, वैसे तो आपकी हिंदी सबकी बहुत अच्छी है, आप जानते होंगे, बट में भी कुछ बच्चे ना जानते हो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जो अनुसंधान विभाग है उसमें उन्होंने हिंदू और तेलुगु जो साहित्य था उसके जो बहुत सारे प्रश्नों का और बहुत सारे शोध कार्यों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी, तुलनात्मक अध्ययन मतलब कि जैसे किसी ने कर लिया, मान लीजिए मैंने एक रिसर्च कर लिया, एक पीएचडी कर ली, अब मान लीजिए उसी टॉपिक में आपको करनी है, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक में पीएचडी किया, उसमें मेरे स्टूडेंट को करनी है, तो मेरा स्टूडेंट जो पीएचडी करेगा वो अगर मेरे टॉपिक पे ही करेगा तो मेरे और उसकी जो रिसर्च वर्क है उसमें तुलना होगी, उसका तुलनात्मक अध्ययन कि मैंने जहाँ पे अपना रिसर्च वर्क कंक्लूजन करके स्टॉप किया, जहाँ पे मैंने अपनी थीसिस स्टॉप की, बच्चे ने उससे कुछ नया किया है कि नहीं, या जो दूसरा शोधार्थी है, शोधार्थी मतलब जो रिसर्च स्कॉलर है, उसने कुछ नया किया है कि नहीं, है ना। तो उस पर तुलनात्मक अध्ययन, तो मान लीजिए अगर मैं आपका गाइड बनती हूँ या कोई और हमारे आपके गाइड बनते हैं, तो वो मेरे स्टडी का और आपके स्टडी का डिफरेंस बताएंगे आपके थीसिस में, आपके थीसिस में वो डिफरेंस बताएंगे कि क्या मैम ने किया था और उसके आगे तुमने कितना किया है और क्या तुम उसको करने में सफल हो। तो ये वर्क मतलब इससे क्या साबित करेगा कोई भी, ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि हायर स्टडीज़ अब आप जाएंगे इसके बाद, तो हायर स्टडीज़ में आपको ये सब टूल्स हैं, ये सब हायर स्टडीज़ के, तो आपको पता होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि जहाँ पे मैंने अपना वर्क ख़त्म किया था उसी टॉपिक को लेके अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपने शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी क्षेत्र आपने चुना है रिसर्च का, आपने उसमें और एडवांस स्टडी की है कि नहीं की है। आपने एडवांस स्टडी की है या आपने मेरे ही रिसर्च वर्क को कॉपी करके लिख दिया है, ओके। और क्यों ऐसा करती है गवर्नमेंट या टीचर्स क्यों करते हैं जो रिसर्च पे वर्क करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आपको ये मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट का मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हायर एजुकेशन आपको कराती हैं वो आपको ये डिग्रीज़ देती हैं, तो उनकी भी तो यूजीसी के प्रति कुछ, उनका भी तो यूजीसी के प्रति कुछ कर्तव्य है जो आपको पीएचडी की डिग्री दे रहा है, या इस देश के प्रति, इस शिक्षा विभाग के प्रति, इस शिक्षा के प्रति कुछ कर्तव्य है, क्योंकि आपको रिसर्च करने में अगर आप जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको पैसे भी मिलते हैं, फिर आप फीस जमा करते हैं, आपके गाइड का टाइम लगता है,
है ना। तो कई बच्चे रिसर्च फील्ड में भी, मैंने आपको इसलिए भी बताया ये चीज़ हायर स्टडीज़ का, बट आपको इसलिए बताया कि आपकी नॉलेज बढ़े, क्योंकि आजकल बच्चे केवल इंजीनियर, डॉक्टर या सीए ही नहीं बन रहे हैं, बहुत से बच्चे हायर स्टडीज़ में भी जा रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हायर स्टडीज़ में आप जाएंगे तो आपका क्या काम है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने ये बहुत काम किया कि उन्होंने जो शोध कार्य कराए, मतलब जो रिसर्च वर्क कराया, उसको उन्होंने बहुत दिल से कराया, और उसमें उन्होंने ये देखा कि क्या जो बच्चे कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एक तो इन्होंने ये बहुत बड़ा वर्क कराया, ये आप इनकी जीवनी में लिख सकते हैं, रट गया होगा अब आपको। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके साहित्य और इतिहास था, जो रीजनल भाषाएं थी, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, कौन कौन सी मैंने बताई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके साहित्य का, और जो हिंदी साहित्य का, इसका बहुत सूक्ष्म विवेचना की, मतलब इसको उन्होंने बहुत क्रिटिकली पढ़ा, इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया, और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य से उसकी तुलना की। याद रखिए, दो चीज़ें इन्होंने मेन करी, एक तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी कि किस तरह से इन्होंने रिसर्च वर्क कराया और रिसर्च वर्क की तुलना की, और दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा इन्होंने जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उसका इन्होंने बहुत, उस पर जो वर्क हुआ उसका इन्होंने बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया, और उसको फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ, मतलब जो उन लैंग्वेजेस में काम हुए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उन पे, और जो हिंदी लैंग्वेज पे काम हुए, उसका तुलनात्मक अध्ययन भी इन्होंने कराया। और भाषा की समस्याओं पर तो आप ये भी देखेंगे कि इनका जो एक मेन वर्क, इसलिए इस पे मैं जोर दे रही हूँ कि जो भाषा से संबंधित समस्याएं लोगों के सामने आई, या जो भाषा पे वर्क हुए, वो तो बहुत विद्वानों ने किए, लेकिन भाषा और आधुनिकता क्या है, उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया, ये बहुत से लोगों ने अपनाया। इसमें उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, वो बहुत ही सर्वप्रमुख माने जाते हैं। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने भाषा को आधुनिकता से जोड़ा, और किस तरह से उन्होंने इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, एक साइंटिफिक नज़र दी कि साइंस की दृष्टि से हम कैसे भाषा को और आधुनिकता को देख सकते हैं। तो ये एक बोरिंग चैप्टर होते हुए भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है, अगर इसको मस्त होके बढ़िया तरीके से पढ़ाया और पढ़ा जाता है। तो जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, अभी हम लोग थोड़ा सा जीवनी ही देखें। फिर उसमें प्रोफेसर रेड्डी के जो है वो 8 ग्रंथ जो हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं, और इनकी जिन रचनाओं से पूरा साहित्य संसार जो है वो परिचित है, उसमें कुछ रचनाओं के नाम मैं आपको बता रही हूँ। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदू और तेलुगु, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी शोध और बोध, एक बुक का नाम है वैचारिकी शोध और बोध। फिर एक इनका है वेलुगु दारुल, ये रचना जो है ये इनकी तेलुगु भाषा में है, वेलुगु दारुल। और संपादित अंग्रेज़ी ग्रंथ इन्होंने एक लिखा, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इन्होंने एक इंग्लिश में एक ग्रंथ का संपादन मतलब जानते हैं एडिशन, जो आप एडिटिंग करते हैं ना, जब आपकी कॉलेज की मैगज़ीन होती है, जब आपकी कॉलेज की मैगज़ीन छपती है तो आप एडिटिंग करते हैं ना, तो उस एडिटिंग में उन्होंने एक इंग्लिश बुक का, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक का, एक इंग्लिश ग्रंथ आप उसे कह सकते हैं, उसका संपादन किया, एडिटिंग की, जिसे आप हिंदी में संपादन कहते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने काम, इनकी रचनाएं ज़रूर पढ़ लीजिएगा, याद रखिए इनकी रचनाएं कई बार आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो क्वेश्चन आते हैं आपके 10, उसमें 5 क्वेश्चंस जो प्रोज के आते हैं उसमें पूछी जाती हैं, कई बार 2-3 रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं, तो ये ज़रूर आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने तेलुगु और जो अंग्रेज़ी भाषा थी उसके काफ़ी, क्योंकि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं और साउथ इंडियन से, तो आपको पता है कि साउथ इंडियन कुछ बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, तो आपको पता है कि साउथ इंडिया से आके इधर पढ़ें तो आपको पता है कि उनका इंग्लिश में अच्छा कमांड होता है। तो इंग्लिश की बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। किसमें? तेलुगु में, इंग्लिश में और हिंदी में। किसमें? हिंदी में, तेलुगु में और इंग्लिश में इन्होंने बहुत सारे निबंध
लिखे हैं और बहुत प्रकाशित हुए हैं इनके। और इनका जो प्रत्येक एक सबसे अच्छी चीज़ इनकी जो निबंधों में है वो एक मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं कि मनुष्य, मानवतावादी दृष्टिकोण मतलब क्या होता है? मानवतावादी दृष्टिकोण मतलब जो कि ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ से भरा हुआ हो, जिसमें कि मानवीय गुण, मतलब इनके साहित्य में आप मानवीय गुणों से ओतप्रोत देखेंगे। सबको मानवीय गुणों से ओतप्रोत सबसे पहला क्या है? सबसे पहला तो मुख्य गुण मनुष्य का प्रेम और करुणा और समन्वय की भावना, कि सबको ले के चलना। तो जब आप ये चैप्टर भी जो आ रहा है अभी उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस चैप्टर में भी इनका मानवतावादी दृष्टिकोण जो है वो हमारे सामने आया है। और इसके अब इनकी थोड़ी भाषा की बात कर ली जाए। जो इनकी जो भाषा है प्रोफेसर जी संजय रेड्डी की, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही परिमार्जित भाषा है, बहुत परिष्कृत और सशक्त भाषा है, लेकिन उसके बावजूद सरलता, स्पष्टता और सहजता के गुणों से वो भरपूर है। सरलता, स्पष्टता और सहजता है। इन्होंने भाषा को संपन्न बनाने के लिए जो तद्भव शब्द हैं इनके, उसके साथ साथ इन्होंने उर्दू का, फ़ारसी का और अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो आपके चैप्टर्स में आएगा, ताकि भाषा सरल रहे, पढ़ने में बहुत क्लिष्ट ना हो जाए। जैसे जहाँ पर इनको नहीं समझ में आए हैं शब्द हिंदी के, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग उर्दू का, फ़ारसी का और अंग्रेज़ी भाषा का भी किया है, जो कि इनकी जीवनी का या इनके साहित्यिक विशेषता का एक बहुत प्लस पॉइंट है। फिर इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का और लोकोक्तियों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है, जिससे कि इनकी जो भाषा है वो बहुत प्रभावशाली बनी है। और इनकी भाषा जो है वो भाव और विषय के अनुकूल रहती है हमेशा। जो इनकी भाषा है वो विषय और भाव के अनुकूल रहती है। फिर एक और भी इनकी भाषा में वो है, क्या बोलेंगे उसको, एक और भी इनकी भाषा में गुण है कि इनकी भाषा जो है वो बहुत सरल और सुबोध बना देती है कठिन से कठिन विषय को भी। तो कठिन से कठिन विषय को भी सरल और सुबोध बनाना इनकी भाषा की, इनकी शैली की बहुत मुख्य विशेषता है। और इनकी जो शैली है वो इनके भाव और विषय के अनुकूल है। और अधिकांश निबंधों में इन्होंने विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। विचारात्मक शैली, एक और शैली का प्रयोग किया इन्होंने, गवेषणात्मक शैली। गवेषणात्मक शैली को हम कहाँ, जब आपका चैप्टर में आएगा, इस चैप्टर में भी कहीं पर इन्होंने गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया बेटा। तो गवेषणात्मक शैली, हम उस शैली को कहते हैं जहाँ पर किसी गंभीर विषय को हमको सोचना समझना होता है। और कहीं कहीं पर तुलना करने में इन्होंने समीक्षात्मक और आलोचनात्मक शैलियों का प्रयोग भी किया है। तो कौन सी 4 शैलियों का प्रयोग, इन्होंने 4 शैलियों का प्रयोग किया है। पहली विचारात्मक शैली, दूसरी गवेषणात्मक शैली, तीसरी समीक्षात्मक शैली और चौथी आलोचनात्मक शैली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। तो हम एकदम निस्संदेह रूप से कह सकते हैं कि एक श्रेष्ठ विचारक हैं, समालोचक हैं और एक बहुत ही श्रेष्ठ हिंदी के निबंधकार हैं, जिनका कि साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हिंदी भाषी होते हुए भी, बिना हिंदी जाने भी, इन्होंने जिस तरह से अपनी भाषा को, हिंदी भाषा के प्रति जिस तरह से इन्होंने निष्ठा और अटूट संबंध और साधना का परिचय इन्होंने दिया है, वो इनको हिंदी जगत के उच्च कोटि के विचारक में, समालोचक में और निबंधकारों की श्रेणी में रखता है। समझ में आ गया? तो इस जीवनी को आप अच्छे से समझिएगा, तैयार करिएगा। अगर आपको कुछ